चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर एनालिसिस नाम दिया है मैंने आज की क्लास को। तो हम लोग राइटिंग स्किल या लेखन शैली के विकास पर बात कर रहे हैं। लास्ट 2 क्लास इसी मुद्दे पे हमने आपसे चर्चा की है। एक क्लास में मैंने बताया आपको कि लेखन शैली क्या है और कैसे उसका विकास करना है, आंसर लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे आपको आंसर लिखना है। और फिर मैंने आपसे बात की है कि जो मेंस के क्वेश्चंस में लास्ट में टेल वर्ड या पुछल्ले शब्द होते हैं, उन शब्दों के मतलब क्या होते हैं, कैसे हमें उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना होता है। टिप्पणी कीजिए में आंसर कुछ और होता है, व्याख्या कीजिए में आंसर कुछ और होता है, मूल्यांकन कीजिए में आंसर कुछ और होता है। आज और एक एस्पेक्ट से हम बात करेंगे आपसे राइटिंग स्किल की ही। आज एक टॉपिक लेंगे हम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही टॉपिक, और उस टॉपिक से कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं, सारे नहीं, कुछ 5-7 क्वेश्चंस उसमें से लेंगे। एक ही टॉपिक होगा, क्वेश्चन अलग अलग होंगे, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चूंकि क्वेश्चन अलग होंगे तो फिर उनके आंसर भी बदल जाएंगे। एक ही टॉपिक में क्वेश्चन बदलता है तो उसका आंसर बदल जाता है, टॉपिक नहीं बदलता है। तो मतलब हमें कितनी माइनर चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है आंसर लिखते समय। और स्पेशली जो ये हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए होगी। बीपीएससी में तो कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में वेरिएशन ज़्यादा होता है एक ही टॉपिक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें। हाँ, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में 0 वेरिएशन है, वहाँ भी धीरे धीरे अब वेरिएशन हो रहे हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से कई तरह के प्रश्न हो जाएंगे, कभी प्रासंगिकता पे प्रश्न हो जाएगा, कभी समीक्षा होगी, कभी आलोचना। तो हाँ, लेकिन यूपीएससी में वेरिएशन और यूपीपीसीएस में ज़्यादा होता है। तो उसी मुद्दे पे आज चर्चा होगी। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं, उसमें आज ये लास्ट क्लास है, और फिर अब हम इसके बाद मंडे से सिलेबस शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे एक टॉपिक हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट में, या बीपीएससी में फर्स्ट पार्ट में, लोक प्रशासन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस एक बहुत सतही जानकारी दूंगा कि क्या है ये टॉपिक। आज हमारा पर्पस टॉपिक समझना नहीं है, आज हमारा पर्पस उस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं या संभावना है कि पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के नेचर को जानना है। सो टॉपिक की तो हम डिटेल बात आगे करेंगे जब हम सिलेबस पे आएंगे। संक्षेप में बस एक सतही तौर पे देखें कि ये टॉपिक क्या है। लोक प्रशासन का महत्व एक टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। जब हम लोक प्रशासन का महत्व पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लोक प्रशासन 2 भूमिकाओं वाला विषय है। यह पीछे भी मैंने आपसे चर्चा की थी। सारे विषयों की ये दोनों भूमिकाएं नहीं होती हैं। कुछ विषय हैं जिनकी 2 भूमिकाएं होती हैं, डबल रोल हम कह सकते हैं। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी कैटेगरी का सब्जेक्ट है जिसकी 2 भूमिकाएं हैं।
एक भूमिका कि लोक प्रशासन कार्य या प्रक्रिया है, एज ए वर्क हम इसे अपने आस पड़ोस चारों तरफ व्यावहारिक रूप में देखते हैं। और दूसरा, एज ए सब्जेक्ट हम इसकी स्टडी भी करते हैं, ये एक अध्ययन का विषय भी है। लोक प्रशासन का अर्थ होगा जनता के हित के लिए किए गए सरकारी कार्य। और देखिए आप, जनता के हित में सरकारी कार्य क्या हो रहे हैं तो हम अपने आस पड़ोस चारों तरफ देख भी रहे हैं। वो चाहे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, और या उसी तरीके से वेलफेयर के लिए सरकार जो बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, सब लोक प्रशासन का पार्ट हैं। और सब हम अपने अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ होते हुए देख रहे हैं। तो एज ए वर्क पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे व्यवहार में काम कर रहा है हम देख सकते हैं अपनी आंख से। और प्लस जो ये काम हो रहे हैं व्यावहारिक पहलू है, इन सारी चीजों को अब हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे भी। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो राजस्व प्रशासन हो, और चाहे वो कल्याणकारी कार्यक्रम योजनाएं हों, उन सबको हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे भी। सारे विषयों की ये दोनों भूमिकाएं नहीं होती। हिस्ट्री को ही लें तो हिस्ट्री में क्या आज व्यवहार में हो रहा है, जो आज हो रहा है वो आज की आज पढ़ते हो। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे आज से 100 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले बहुत है तो 50 साल 20 साल पहले, लेकिन आज क्या हो रहा है ये कल हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन लोक प्रशासन में जो आज हो रहा है आज ही के आज हम पढ़ लेंगे, कल का भी इंतजार नहीं करेंगे उसमें। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी है, उसकी ये दोनों भूमिकाएं सेम की, उसमें भी जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो उनका हम एप्लीकेशन पार्ट भी देखते हैं। जो चीज़ें व्यवहार में घटित होती हैं वो सब्जेक्ट में पढ़ी भी जाती हैं। तो कुछ ही विषय हैं दोनों भूमिकाओं वाले, हमारा विषय उसी कैटेगरी का है। ऐसा माना जाता है कि लोक प्रशासन जो कार्य या प्रक्रिया का रूप है ये तब से चला आ रहा है जब से हमारी सिविलाइजेशन। लेकिन एज ए सब्जेक्ट हमने इसको पढ़ना शुरू किया है 1887 में। तो सब्जेक्ट बहुत नया है, सबसे नया सब्जेक्ट है। अगर जितने भी आज की डेट में हम सब्जेक्ट देखते हैं, चाहे सोशल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, कंपैरेटिवली सबसे नया सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। हालांकि व्यावहारिक रूप बहुत पुराना है इसका। तो लोक प्रशासन सभ्यता जितना पुराना है आज तक चल रहा है, ये बात हमें लोक प्रशासन के महत्व को बताती है। महत्वपूर्ण चीजें ही इतने लंबे समय तक चलती हैं। जिन चीजों का महत्व नहीं होता वो बहुत जल्दी अपना अस्तित्व खो देती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो अगर लोक प्रशासन सभ्यता से लेके आज तक चल रहा है, मतलब इतना व्यापक महत्व है हमारे जीवन में, इतना घनिष्ठ तौर पे ये जुड़ा हुआ है कि हम इसे अलग नहीं कर सकते। महत्व है इसका। और एक सब्जेक्ट के रूप में 1887 में जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक एज ए सब्जेक्ट इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो इसे हम उसके विकास की संज्ञा देते हैं। दोनों चीजें आगे हम पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का महत्व भी पढ़ेंगे और लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास भी पढ़ा जाएगा। तो अब जो कि हमें महत्व से जुड़े हुए टॉपिक की हम बात कर रहे हैं आपसे, तो थोड़ा सा देखिए। जब हम महत्व पढ़ेंगे लोक प्रशासन का, तो 3 पॉइंट के अंतर्गत हम लोक प्रशासन का महत्व पढ़ेंगे। एक होगा सभ्यता के उदय से लेकर आज तक, जब से मानव सभ्यता है तब से लेकर आज तक लोक प्रशासन एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में व्यवहार में विद्यमान रहा है।
मौर्य काल हो, मुगल काल हो, ब्रिटिश शासन काल हो, वर्तमान समय हो, कभी भी आपको कोई कालखंड ऐसा नहीं मिलेगा, कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं मिलेगा जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अस्तित्व ना रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक हमेशा हम देखते हैं कि किसी ना किसी रूप में नेचर चेंज हुआ, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अस्तित्व हमेशा रहा। वेलफेयर के काम ना भी हुए हो लोगों के, लेकिन पुलिस और रेवेन्यू के काम तो हमेशा से हो रहे हैं हमारे देश में, और वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। दूसरा फिर हम पढ़ते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक, फ्रॉम बॉम्ब टू टॉम्ब, व्यक्ति जन्म लेता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल शुरू हो जाता है उसकी लाइफ में, और जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक जीवन के हर स्टेज में हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट रोल देख सकते हैं। वो चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, या और किसी ना किसी रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हमारे जीवन में होता है। और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासी राज्य की संकल्पना। 1948 में एक विद्वान जुड़ेंगे हमारे विषय में, ड्वाइट वाल्डो, और वो लोक प्रशासन के व्यापक महत्व के संदर्भ में इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन करेंगे। प्रशासी राज्य या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, बिना प्रशासन के कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ी बात कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते, मतलब प्रशासन का इतना व्यापक महत्व है। तो इन 3 पॉइंट के अंतर्गत हम लोक प्रशासन का महत्व पढ़ते हैं, डिटेल चर्चाएं आगे होंगी। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की बात करेंगे या प्रशासी राज्य की संकल्पना की, तो फिर हम बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे लोक प्रशासन के महत्व से जुड़े हुए। ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम बिना प्रशासन के नहीं कर सकते, अगर इतनी बड़ी बात की जा रही है तो नेचुरल सी बात है इस बात के पीछे कुछ तर्क होंगे। यूं ही कोई इस तरह की बात नहीं कर देगा। और कल मैं बता रहा था आपको कि हम जो भी बात कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, किसी स्टेटमेंट के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार रखते हैं, तो हमें ऐसा तर्क के साथ करना होता है। तो अगर कोई कह रहा है या हम भी उसकी बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक सा मतलब है कि इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण रीजन है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्या है वो सारी बातें हम पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के कॉन्सेप्ट के फेवर में। क्या काम करता है लोक प्रशासन, या कहें कि क्या क्या काम करता है लोक प्रशासन। बहुत सारे पॉइंट कुछ यहां लिखे हैं स्क्रीन पे कि लोक प्रशासन सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है। उद्देश्यों के निर्धारण में भी लोक प्रशासन की भूमिका होती है। रेगुलेटरी स्टेट या नियामकीय कार्य लोक प्रशासन करता है। वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी लोक प्रशासन करता है। सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड डेवलपमेंट का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक प्रशासन है। पॉलिटिकल चेंज, तो कई सारे पॉइंट लोक प्रशासन के महत्व के संदर्भ में जो हम पढ़ेंगे। आप देखिए कि हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में वहाँ की गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, अल्टीमेटली उन नीतियों को जनता के बीच में लागू करने की जिम्मेदारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही होती है। लोक प्रशासन का मूल काम यही है कि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उन्हें जमीनी स्तर पर या धरातल पर मूर्त रूप दे या उनका इम्प्लीमेंटेशन करे। लेकिन चूंकि लोक प्रशासन नीतियों को लागू करता है, तो फिर वो जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनको जानता है।
डेटा उसके पास होता है, क्रियान्वयन के दौरान सारा कलेक्ट करता है वो डेटा। और प्लस हम देखेंगे कि भाई योग्य और अनुभवी प्रशिक्षित तो होता ही है भाई। आप आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, बहुत कठिन परीक्षाएं पास करेंगे, ऑलरेडी आप कम से कम ग्रेजुएट हैं, ज़्यादा जो जितना है, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, तो योग्य प्रशिक्षित और अनुभवी भी होंगे। प्लस जमीनी सच्चाइयां भी पता लग जाएंगी क्रियान्वयन के दौरान, डेटा भी सारा होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार जो नीतियां बनाएगी उसमें भी आपकी एडवाइस, आपके रोल को सुनिश्चित किया जाएगा। तो फिर क्रियान्वयन के साथ साथ निर्माण, पॉलिसी फॉर्मेशन का काम भी आप करेंगे। पर्दे के पीछे से सरकार को, सरकार में बैठे लोगों को सलाह आप देंगे, परामर्श देंगे, और उसी के आधार पर फिर अंतिम रूप से नीतियों का निर्माण किया जाएगा या उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखा है कि उद्देश्यों के निर्धारण में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है। राज्य के दो प्रकार हम पढ़ेंगे, एक रेगुलेटरी स्टेट या नियाम की राज, दूसरा वेलफेयर स्टेट। नियाम की राज जो बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले था, और वेलफेयर स्टेट जो स्वतंत्रता के बाद आया। रेगुलेटरी स्टेट या नियाम की राज्य में सरकार बस 3 काम करती है। एक होगा रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व का संग्रह, दूसरा होगा कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा होगा न्याय प्रशासन या जुडिशियरी। इन 3 को हम सामूहिक रूप से कहेंगे रेगुलेटरी स्टेट, और हम देखेंगे कि ये तीनों काम लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं या इन तीनों कामों को करने वाली जो संस्थाएं हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होती हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्रॉड एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो जुडिशियरी हो, इन सबको हम लोक प्रशासन का अंग मानते हैं। सारे काम लोक प्रशासन करेगा। और आगे बढ़े तो वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट, ये भी लोक प्रशासन के द्वारा होता है। वेलफेयर का मतलब होगा सबका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास। देखिए आज हमारे देश में या दुनिया के बहुत सारे और देशों में यही कॉन्सेप्ट प्रचलित है। सरकारें जनता के समावेशी विकास के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तरह तरह के फंड दिए जा रहे हैं। उसी में फिर चाहे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल चेंज और डेवलपमेंट हो, सब हम अल्टीमेटली लोक प्रशासन के माध्यम से ही सुनिश्चित करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट में हम लोक प्रशासन का महत्व पढ़ेंगे। कुछ और पॉइंट लिखे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि अभी इस टॉपिक को डिस्कस करना पर्पस नहीं है, तो कुछ पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ लिखा है कि लोकतंत्र का वाहक है, समाज को स्थायित्व प्रदान करता है, कंटिन्यूटी प्रदान करता है, निजी प्रशासन को संरक्षण देता है, लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे महत्व के पॉइंट होंगे। तो ये पूरा टॉपिक डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए आप इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, जो कि आज हमारा बस पर्पज है थोड़ा सा ये बताना कि एक ही टॉपिक है और पूरे सिलेबस में देखेंगे तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लोक प्रशासन का महत्व। 3 पॉइंट, सभ्यता के उदय से आज तक, पालने से लेकर चिता तक, प्रशासी राज्य की संकल्पना, उन 3 पॉइंट में फिर प्रशासी राज्य में फिर कुछ 8-10 पॉइंट, ये है पूरा लोक प्रशासन का महत्व। अब देखिए आप कुछ प्रश्न यहां लिखे हुए हैं। और ये कुछ हैं, ये संख्या अभी और बहुत हो सकती है।
तो सैंपल के तौर पे कुछ प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं। सारे प्रश्न लोक प्रशासन के महत्व से जुड़े हुए हैं। जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं, लेकिन लगभग इन सभी प्रश्नों के आंसर अलग अलग हैं। और बस आज यही पर्पज है आपको समझाना कि अब जैसे प्रश्न की डिमांड होती है, आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। आप सोचें कि अरे लोक प्रशासन के महत्व का प्रश्न है, सारे में वही 3 पॉइंट और फिर प्रशासकीय राज के 10 पॉइंट लिखाएं तो नंबर नहीं मिलेंगे। नो डाउट ये सारे प्रश्न महत्व से जुड़े हैं, लेकिन सारे प्रश्नों में एक ही चीज नहीं पूछी गई है। जो जितना पूछा गया है आपको उतना लिखना है। मैक्सिमम लेंथ हम बात कर रहे थे प्रश्नों की 150, 200, 250, 300, बस ये लेंथ है आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस बिहार है कि जहाँ 600 शब्द, अदरवाइज आईएएस में, यूपी में बस मैक्सिमम 300 शब्द की लेंथ होती है। अब ऐसी स्थिति में हम हर प्रश्न में वो रटा रटाया लोक प्रशासन का या समझा है हमने लोक प्रशासन का महत्व लिख दें तो कैसे नंबर मिलेंगे? आंसर गलत नहीं होगा लेकिन सही भी नहीं होगा। आपको अब जितना पूछा गया है वो लिखना है। तो याद रखें कि क्या आप जानते हैं इस बात से मतलब नहीं है एग्जाम में। जो पूछा गया है वो लिखेंगे तो नंबर पाएंगे, नहीं तो नंबर नहीं पाएंगे। और जो पूछा गया है वही लिखें। ये मैं पहले बता चुका हूं कि इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी होगी, वो तभी हो पाएगा। आप सोचें कि बिना प्रैक्टिस के बस हमने उतना काम कर लिया कि लोक प्रशासन का महत्व पढ़ लिया, समझ लिया, एक अच्छा नोट्स हो गया तो काम हो गया, सीधा बस अब एग्जाम हॉल में जाके आंसर लिखेंगे। हम ये 8 प्रश्न दे दें आपको, बल्कि मुझे तो लगता है ऐसी होना चाहिए, मैं पेपर सेट करूं तो एक ही टॉपिक के 12 प्रश्न दूं और कहूं कि 12 के अब 12 तरह से आंसर लिखो, तब असली परीक्षा है। अलग अलग टॉपिक पे आपने अलग अलग आंसर लिख दिए, तब कैसे परीक्षा हो पाई? और या जो कल मैंने बताया, एक ही प्रश्न दे दूं, एक ही स्टेटमेंट लिख दूं आपके सामने कि भारत में लोकतंत्र संविधान खतरे में है, ये एक स्टेटमेंट है। और अब इसमें मैं कहूं कि व्याख्या कीजिए तब आंसर लिखो कि क्या होगा, टिप्पणी कीजिए तब लिखो कि आंसर क्या होगा, समीक्षा कीजिए तब लिखो आंसर, तब है असली परीक्षा। कि स्टेटमेंट वही है, बस मैं टेल वर्ड बदल रहा हूं, अब अपना आंसर बदल के दिखाइए आप मुझे। तो असली परीक्षा तो वही है आपकी योग्यता की। अगर आपने अब उसी एक स्टेटमेंट में अलग अलग टेल वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर बदल दिया, मतलब आप समझ गए सारी बात मेरी। कल तो चूंकि शुरुआत थी, अब मैं उतना अगर थोड़ा अभी बताने लगता तो हो सकता था कि अभी आपके सिर के ऊपर निकलता। एक लेवल के बाद करेंगे हम वो काम। तो उसी तरह से मैंने यहाँ कहा कि असली परीक्षा तो है कि केवल लोक प्रशासन के महत्व से ही एग्जाम में 12 प्रश्न आ जाएं और बस अब सबके आंसर आप अलग अलग लिख के बताइए, तब मजा आएगा। कि हाँ, वास्तव में आपको चीजों की समझ है या नहीं। एक प्रश्न महत्व का हो, एक लोक निजी के संबंधों का हो, एक टेलर का हो, एक फ्यूल का हो, तो वैसे ही वो तो अलग अलग हो जाएगा। भले उसमें आपने वो स्टेटमेंट देखा या नहीं देखा, भले आपने टेल वर्ड देखा या नहीं देखा, अब टेलर में फ्यूल तो नहीं लिखाइएगा, इतना तो भाई मेंस लिख रहे तो अपेक्षा की जाती है। तो वो तो सारे आंसर अलग अलग हो ही जाते हैं। लेकिन एक ही टॉपिक के जब अलग अलग आंसर हो, अलग अलग प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो देखिए हमने कहा जो वास्तविक परीक्षा तो वो होगी। तो यहाँ वही पर्पस है। देखिए पहला प्रश्न, लगभग जितने स्टेटमेंट लिखे हैं सारे इन्वर्टेड कॉमा में हैं, मतलब सब किसी ना किसी विद्वान के स्टेटमेंट हैं। डबल नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है कि ताकि थोड़ा सा कुछ वर्ड चेंज भी हो गए, उतनी फ्रीडम, तो इसलिए वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। लेकिन है किसी ना किसी थिंकर के स्टेटमेंट। लगभग सब पूछे गए हैं एग्जाम में कभी ना कभी, यूपीएससी में या यूपी में या बिहार में।
एकाध जो नहीं पूछा गया होगा, जो हमने अपनी तरफ से डाला है उसमें। देखिए एक दो प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, यदि प्रशासन ना हो तो सरकार एक परिचर्चा क्लब बनकर रह जाएगी। अमेरिकी विद्वान है पॉल एप्पलबी, उनका स्टेटमेंट है ये कि यदि प्रशासन ना हो तो सरकार एक परिचर्चा क्लब बन के रह जाएगी। बताइए आप लोग जो बताना चाहे अपना माइक ऑन करके कि इस प्रश्न में क्या आंसर हो सकता है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पब्लिक एप्लीकेशन कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी पिछले आधा घंटे में जो भी हमने आपसे जितनी चर्चा की उसके बेस पे जो समझ में आता है बताइए क्या आंसर होगा पहले स्टेटमेंट का। क्या हो सकता है आंसर, अनुमान लगाइए, कुछ भी गैस कीजिए। जैसा प्री में तुक्का लगाते हैं तो लगाइए यहाँ तुक्का। जी थोड़ा सा अपनी साउंड वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज थोड़ा कम सुन पा रहा हूं मैं। तो वही है कि इसमें उसके लोक प्रशासन के महत्व की बात हुई है। क्योंकि अगर लोक प्रशासन का महत्व जो ना हो, लोक प्रशासन सही तरीके से कार्य न करे तो उसमें हमारी योजनाएं हैं जो बराबर से कर नहीं पाएंगे। क्योंकि परिचर्चा जैसा ही रहेगा कि इन लोगों के बातचीत तो होगी लेकिन वो धरातल पे उतरेंगे नहीं तो कार्य नहीं हो पाएंगे। तो मतलब जो लोक प्रशासन के महत्व के पॉइंट देख रहे हैं, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप आंसर लिखेंगे? 6 पॉइंट यहां हैं महत्व के, 5 पॉइंट यहां हैं, 11 पॉइंट लिखे हैं। किस किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखेंगे आप? किस किस पॉइंट को शामिल करेंगे आप अपने आंसर में? सारे 11 पॉइंटों को शामिल करेंगे या किसी पर्टिकुलर या कुछ पॉइंट्स को शामिल करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। सारे पॉइंट शामिल कर देंगे सर। इसमें 1, 3, 5 को कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 अल्टरनेट। या केवल 1, 3, 5? वन, 2 और 5, 6। अच्छा, अच्छा। तो सारे प्रश्नों को हम व्यापक रूप में देखें तो सारे प्रश्न में सब कुछ लिख दें, फिर तो सबसे अच्छा दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। तो फिर यहाँ मैक्रो लेवल नहीं माइक्रो लेवल की बात कीजिए, मुझे व्यापक में नहीं देखे, थोड़ा सूक्ष्म में देख के बताइए। निर्धारण तो ऐसे विधायिका और कार्यपालिका का कार्य है नीतियों का, लेकिन मुख्यतः इसमें नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित परियोजना लग रहा है। अच्छा, केवल क्रियान्वयन की बात होगी। और बाकी लोग? हाँ, पहला पॉइंट प्रश्न है और बिल्कुल पहले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का आंसर लिखा जाएगा। जो मेन थीम होगी वो पहला पॉइंट होगा। यदि प्रशासन ना हो तो सरकार एक परिचर्चा क्लब बन जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार
नीतियां बनाए लेकिन जनता के बीच में वो नीतियां सही तरीके से लागू ना हो, और नीतियां सही तरीके से लागू ना हो तो जो उद्देश्य हैं नीतियां बनाने के वो उद्देश्य पूरे ना हो। तो हम खूब डिस्कशन करें, खूब सपने देखें, खूब भविष्य के लिए प्लानिंग करें, लेकिन क्या फायदा उन डिस्कशंस का, उन प्लानिंग का, अगर उन्हें हम जमीनी स्तर पर या धरातल पर उतार ना पाए। तो संसद का काम है नीतियां बनाना, कानून बनाना, सरकार के 3 अंग, उसमें फिर जो लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट है, वो पॉलिसी मेकर है, वो कानून बनाती है, और जो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका है वो लागू करती है, और उसमें भी फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव या प्रशासनिक कार्यपालिका है, लोक प्रशासन, वास्तव में उसका काम है नीतियों को लागू करना। तो अब जो स्टेटमेंट है उसका कहना है कि अगर प्रशासन ना हो का मतलब कि अगर हमारे पास एक योग्य, सक्षम और दक्ष, एक एफिशिएंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो सरकार ने, पार्लियामेंट ने चाहे जितनी अच्छी नीतियां बनाई हो, हम उनका उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। प्रशासन नहीं होगा तो सरकार एक डिबेट क्लब या परिचर्चा मंच बन के रह जाएगी। तो मेन फोकस हमें पहले पॉइंट के ऊपर पढ़ना है, करना है, डिटेल हम पढ़ेंगे कि सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। 2 तरह की समस्याएं आती हैं नीति क्रियान्वयन में, एक अक्रियान्वयन, दूसरा असफल क्रियान्वयन। अक्रियान्वयन में नीतियां समय पर लागू ही नहीं होती हैं, असफल क्रियान्वयन में नीतियां लागू तो होती हैं लेकिन अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अक्रियान्वयन और असफल क्रियान्वयन के पीछे बहुत सारे कारण मौजूद होते हैं, कई फैक्टर होते हैं। भारत जैसी जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अच्छी नीतियों का खराब क्रियान्वयन एक सबसे बड़ी समस्या है डेवलपिंग कंट्रीज की। नीतियां तो बना लेते हैं हम ठीक ठाक, क्रियान्वयन नहीं कर पाते ठीक ठाक, उसमें करप्शन, उसमें रेड टेपेज, उसमें और दुनिया भर की समस्याएं, दिक्कतें होती हैं, और परिणाम स्वरूप की जरूरतमंदों तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती, समय पे नहीं पहुंच पाती, सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। कहीं हम कोई सड़क बना रहे, कोई पुल बना रहे, कोई डैम बना रहे, और अक्सर अखबार में पढ़ते हैं कि उद्घाटन के पहले ही पुल टूट गया कि कुछ हुआ। तो आप सोच के देखिए, इसमें निर्माण की कमी है कि क्रियान्वयन की। उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है निर्माण की, भाई हमें फला नदी पे या फला नहर या जो भी वहां एक डैम बनाना है ताकि आवागमन आसान हो। इसमें तो निर्माण के लेवल पे कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है उस काम को करने की, अब उसने अगर उसमें चोरी की, बेईमानी, भ्रष्टाचार किया, मिली भगत हुई प्रशासन की, कॉन्ट्रैक्टर की, और वो सही नहीं बना, तो टोटली देखिए वो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ उस काम का, उस योजना का, और सही नहीं हुआ तो जो पर्पस था वो नहीं हुआ सॉल्व हमारा। तो कहें कि खूब ख्याली पुलाव पकाएं, लेकिन अगर सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। जितनी चाहे सरकार की योजनाएं देखें, वो चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे वो जनधन हो, चाहे उज्ज्वला हो, ऐसा नहीं है कि योजनाएं फेल हो गई, लेकिन ये जरूर है कि उतनी सफल नहीं हुई जितनी की अपेक्षा थी हमें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10-10 हजार रुपए लोगों ने लिए, टॉयलेट बना लिए, बनाने के बाद उसे किराने की दुकान खोल दी, उसमें किसी को रेंट पे दे दिया उसमें, या कई ने तो बनाए ही नहीं, दूसरे की फोटो खींच के भेज दी।
किस लेवल पे दिक्कत है? तो जितनी भी योजनाएं देखेंगे आप, वास्तव में निर्माण तो बड़ा अच्छा हुआ है, समस्या क्रियान्वयन के लेवल पर ज्यादा रही है। तो परिणाम है कि वो जो पहला पॉइंट देख रहे हैं कि सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, वही नहीं हो पा रहे पूरे। 70 साल में एक सिंगल प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो हमारे देश में हम दावा करके कहें कि ये 1950 में थी और 2020 में नहीं है। चाहे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, असमानता, कोई भी XYZ आप देखें, इनफैक्ट बढ़ गई हैं घटने की जगह, खत्म तो बहुत दूर की बात है। और 70 साल से गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ के लिए बात हो रही है। और स्पेशली आपने व्हाट्सएप में व्यंग भी देखा कि एक परिवार तो यही कर रहा है, 70 साल से गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, उसके बाद आज भी वही कह रहा है, उसी पे सरकार को घेर रहा है। खुद भले नहीं हटा पाया 70 साल में, तो किस लेवल पे कमी है? योजनाएं अच्छी नहीं बनी या उनका क्रियान्वयन अच्छा नहीं हुआ? तो अब उसी पे निबंध लिख सकते हैं हम तो, अगर चाहें तो। या इवन देखिए आप कि अगर हम कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं तो देखिए हमने तीसरे पॉइंट को डिस्कस किया है, लेकिन लगा आपको कि हमने तीसरे पॉइंट को डिस्कस किया? हम कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं तो सॉरी, चौथे पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया उसमें कि नहीं? लोक कल्याण मतलब सबका विकास, सभी क्षेत्रों में विकास, तो उसी लिए तो है उज्ज्वला या उसी लिए तो है नरेगा या जो और। तो हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर दिया, लेकिन आपको तो पता भी नहीं लगा कि हम इस पॉइंट पे आए। हमने उसी के संदर्भ में बात की है। सोशियो इकोनॉमिक चेन डेवलपमेंट, हमने उसी के संदर्भ में बात कर दी, और आपको तो अलग से तो हम उस पॉइंट पे आए ही नहीं। तो अगर हमें बाकी पॉइंट को डिस्कस करना भी है तो वो उसी पहले पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में होंगे कि सामने वाले को ये पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा हमने लोक प्रशासन के 10 महत्व जो किताब में थे, जो कुछ नोट्स में थे, पढ़े थे, हूबहू उनको उतार दिया। ऐसा नहीं होगा। यही है सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा खेल कि 10 पॉइंट आपके नोट्स में लिखे हैं, किताब में हैं, ये उतार आएंगे एग्जाम हॉल में 3 घंटे में तो नंबर नहीं मिलेंगे। और यही अब आपकी असली, हमने कहा योग्यता परीक्षा है। हम तो सबको ये 11 पॉइंट पढ़ाएंगे, सबको एक जैसा पढ़ाएंगे, लेकिन अब आप देखिए 1000 आदमी भी हमसे पढ़े, अब तक 20,000 लोग हमसे पबैठ पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आंसर सेम आंसर तो किसी दो का नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर उसमें हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इन 11 पॉइंट को आपको हूबहू नहीं लिखना है किसी आंसर में, अब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो नेचुरल सी बात है, हर आदमी अब अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेगा। कुछ नहीं तो एग्जाम पर बदल जाएंगे, कोई उज्ज्वला लिखेगा तो कोई नरेगा लिखेगा तो कोई कुछ और लिखेगा, कोई किसी को पहले कर देगा, कोई किसी को बाद में कर देगा, हर आदमी का आंसर बदल जाएगा। तो टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, नोट सबको एक जैसा देता है, लेकिन फिर भी किसी को 10 में से 6 आते हैं, किसी को 4 आते हैं, किसी को 8 आते हैं। अब अंतर क्या होता है वो आपके सामने। वो सारा अंतर इस बात का होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने क्या आंसर लिखा है। अब यहां हम कह देते, प्रश्न बस बना देते कि लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा कीजिए, तब सबका आंसर एक जैसा हो जाता कि भाई लोक प्रशासन का महत्व यही 10 पॉइंट हैं, पहले 3 पॉइंट और फिर ये। लेकिन बीएमए में तो पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न, कभी कभी बीपीएससी में भी कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, अदरवाइज तो इस तरह से इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न तो बहुत कम मिलेंगे मेंस में आपको कि लोक प्रशासन के महत्व की व्याख्या कीजिए या महत्व की चर्चा कीजिए। प्रश्न जो हम बात कर रहे हैं कि उस तरीके से होगा कि प्रशासन नहीं होगा तो सरकार एक परिचर्चा क्लब बन जाएगी। तो अब यहाँ प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। तो जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले प्रश्न की डिमांड को समझना ये सबसे जरूरी काम होता है।
फिर हम फॉर्मेट बनाएं, तब फिर हम जो है आंसर लिखें, जितने शब्द, जितने समय, या जो जो बातें हमने बताई पीछे आपको। अब जितने प्रश्न लिखे हैं सबके आंसर उसी तरह से अलग अलग है। 3 नंबर प्रश्न देखिए। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन है। अभी हम ये कुछ नहीं जोड़ रहे हैं उसमें कि टिप्पणी कीजिए कि व्याख्या कीजिए, वो तो अभी फिर और आगे की बात होगी। अभी तो सिंपल स्टेटमेंट जो मर्जी कीजिए अभी आप, टिप्पणी या व्याख्या या जो, बस इस स्टेटमेंट को अभी केवल आप। अब इसमें क्या लिखेंगे, फिर लगाइए थोड़ा दिमाग, मारिए तुक्का कि क्या अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, क्या लिखा जा सकता है इस प्रश्न के आंसर में। सर इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है ये प्रश्न, और उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ पॉइंट इसमें जाएगा। और फिर राजनीतिक परिवर्तन और विकास का वाहक है, ये भी पॉइंट जाएगा। मतलब आपका 4, 5, 6 नंबर पॉइंट पीछे जो है आपके वो भी जाएंगे। 4, 5 और 6 मुख्य रूप से इसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा सामाजिक और 4, 5 और 6। अच्छा, और सर ऐसे कहा जा सकता है कि क्रियान्वयन से ही संबंधित ये भी क्वेश्चन है, और इसमें जो है जब क्रियान्वयन होगी तो उसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि कोई भी नीतियां बने उसका मतलब नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों जमीनी स्तर पे हो, और बेटा तो प्लीज सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में फिर वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, और लोग सर इसमें चौथा और पांचवा पॉइंट को ज्यादा फोकस करके बताएंगे। चौथा और पांचवा, यस। अच्छा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और हेलो जी, सर, साथ में इसमें ये भी मैंने कह सकता है कि जैसे कि मतलब कि अगर प्रशासन द्वारा ही किसी व्यक्ति के जीवन के निजी सुख की रक्षा संभव है, तो जिस स्थिति में समाज की मूल धारा को उस धारा में स्वयं को सभ्य महसूस कर सके। अच्छा, और जी साथ में इसमें ये कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा सर्वांगीण विकास को पूर्ण किया जा सकता है, जिससे वही सामाजिक आर्थिक और विकास निश्चित होता है। छोटे पॉइंट्स को जैसे ताकि पूर्व वर्ष के बाद डाली जा सकती है या कल्याणकारी राज्य अंतर्गत हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, और कोई? मुख्य जीवन पांचवा पॉइंट होगा सामाजिक परिवर्तन और विकास के साथ उसी के अंतर्गत और दूसरा पॉइंट है। मेनली 5 नंबर पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा कोई कुछ और लग रहा है किसी को कि बस यही बातें हैं? चौथा पॉइंट, ओके। चलिए प्रश्न देखिए एक बार फिर से। प्रश्न है कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं
बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन है। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। स्वतंत्रता के समय का स्टेटमेंट है। यहां जवाहरलाल नेहरू ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वतंत्र भारत का लोक प्रशासन होगा वो केवल सभ्य जीवन का रक्षक नहीं होगा, बल्कि वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का भी साधन होगा। मतलब लोक प्रशासन के चेंजिंग रोल की बात हो रही है। चेंजिंग रोल बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया। सभ्य जीवन की रक्षा बिफोर इंडिपेंडेंस और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको जिस प्रश्न का आंसर लिखना है उसमें मेनली 2 पॉइंट हैं, 3 और 4। रेगुलेटरी स्टेट या नियामकी राज्य ये है सभ्य जीवन, और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन वो 5वां अलग से हमने लिखा है, लेकिन ये बेसिकली वेलफेयर स्टेट का ही पार्ट होता है। सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल, सब ये वेलफेयर के ही पार्ट हैं। तो वो अलग से, मतलब चौथा 5वां वो एक ही साथ हम कहते हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए आंसर एकदम बदल जाएगा। पहला प्रश्न था कि यदि प्रशासन ना हो तो सरकार एक परिचर्चा के लाभ, उसमें हमने पहले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया। यहां लेकिन अब आंसर क्या होगा, हमें दिखाना है कि ब्रिटिश पीरियड या औपनिवेशिक शासन काल में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेसिकली बस 3 काम करता था। रेगुलेटरी स्टेट वाले रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशियरी। अगर वो 3 काम होंगे तो हम मानते हैं कि व्यक्ति एक जो सभ्य जीवन है वो जी पाएगा। भाई सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू हो, समाज में शांति व्यवस्था हो, ऐसी स्थिति जहां चोरी, दंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं है, मारकाट नहीं है। सभ्य और असभ्य के सेंस में भी अगर सिविलाइज की बात करें तो यही तो है कि लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद नहीं, शांति से हर आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है। मतलब उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए हमें, कानून व्यवस्था, पुलिस। और फिर भी 10 में से कोई एक ने है विकृत मानसिकता का, गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए फिर कोर्ट कचहरी है, तो न्यायपालिका, जुडिशियरी। तो अगर ये 3 संस्थाएं बेहतर ढंग से काम करें तो व्यक्ति एक सभ्य जीवन जी सकता है। औपनिवेशिक शासनकाल में सरकारें ये 3 काम करती थी, मतलब सभ्य जीवन की रक्षा। तो नियाम की राज, और स्वतंत्रता के बाद आ गया वेलफेयर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखें, जहां सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। तो उसी के लिए सरकार पर ढेरों प्रयास कर रही है। तो नेहरू जी एक तरह से अगर कहें, हम मान लीजिए 15 अगस्त को भाषण ही दे रहे हैं नेहरू जी, देश की जनता को बता रहे हैं कि भाई अब स्वतंत्र भारत में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, स्वतंत्र भारत का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। तो कह रहे हैं वो कि अब जो स्वतंत्र भारत का लोक प्रशासन होगा वो केवल सभ्य जीवन की रक्षा नहीं करेगा, मतलब वो अपने आप को केवल राजस्व कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो उससे आगे बढ़ के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की भी चिंता करेगा। तो तीसरा और चौथा पॉइंट अब एकदम डिफरेंट आंसर है कि नहीं। जो पहला प्रश्न था और जो ये प्रश्न है, पहले का जो मैंने आपको आंसर बताया और इसका जो आंसर बता रहा हूं, देखिए एकदम बदल गई बातें। है लोक प्रशासन का महत्व ही। दोनों प्रश्न, दोनों स्टेटमेंट लोक प्रशासन के महत्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों की डिमांड एक जैसी नहीं है।
दोनों की डिमांड अलग अलग है। तो मुख्य परीक्षा का उद्देश्य हम देख रहे थे कि गंभीर समझ होनी चाहिए विषय की। आपको सतही नॉलेज के अंक नहीं मिलेंगे मुख्य परीक्षा में, ना वो उद्देश्य है, बल्कि डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शनल है आपका। बल्कि अब तो जीएस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सतही नॉलेज होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, वहां भी आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, और ऑप्शनल में तो खैर चाहिए ही चाहिए। तो डेप्थ नॉलेज केवल इतनी नहीं है कि बस समझ और नोट्स, उसके लिए ये भी जरूरी है कि किस तरीके का प्रश्न है, उसकी डिमांड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर कैसे हमें अपना आंसर लिखना है। देखिए, और एक प्रश्न देखिए, चार नंबर प्रश्न है। 1980 के दशक के पश्चात निजी संस्थाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन लोक प्रशासन के केंद्रीय स्थान में कोई कमी नहीं आई है। 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, देसी के साथ एमएनसीज का भी रोल बढ़ गया। फिर भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो सेंट्रल रोल है, केंद्रीय स्थान है, वो कम नहीं हुआ। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी कम नहीं हुआ है। अब ये दो कंट्राडिक्टरी बातें कैसे पॉसिबल हैं एक साथ? बताइए, अब इसका क्या आंसर होगा? इसमें क्या बातें लिखेंगे आप? प्रश्न समझा दिया पहले ही हमने आपको। सर इसमें ये मतलब मेरा पॉइंट है कि जैसे 1980s में बहुत सारी कंपनियां आई विदेशी, तो उन सभी का जो नियंत्रण है करना, तो वो और भ्रष्टाचार वगैरह रोकना है, मतलब बढ़ गया था 90s के बाद। तो उससे मतलब रेगुलेट करने के लिए हमें प्रशासन पे डिपेंड रहना आवश्यक था, और तो इससे उनकी भूमिका काफी महत्व की हुई। यहाँ तक उसके बाद 90s के बाद जो विज्ञान कटौती भी काफी जटिल और विभिन्न टाइप के समस्याएं आने लगी, जिनसे इनका भूमिका और बढ़ जाता है। तो ये होगा सर इसमें कि इनकी भूमिका कम इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आज और इनकी डिमांड है भ्रष्टाचार रोकने में, या फिर डिफरेंट जो विशेषज्ञता है उस आधार पर इन्हें और सक्षम बनाने की आवश्यकता है, जिसके कारण ये अपना रोल मतलब रोल बैक नहीं हुआ है। ठीक है। और जो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। तो मेन रीजन यही है कि लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो हमेशा प्रासंगिक रही निजी प्रशासन की। और कोई? सर 1981 काफी सारा मतलब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, काफी सारा कंपनी वगैरह है, तो उन सबको सर बैलेंस बनाने के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए सर और मुझे लोक प्रशासन काफी ज्यादा एक अपने आप में इम्पोर्टेंस लगा सर। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं सर, क्योंकि अगर वो ना हो तो फिर सर काफी कुछ सर यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकता है सर। मतलब जो मुझे पहले देखने को मिले सर कि मन मर्जी फाइट वगैरह लगाना, तो उन सबको एक तरीका से कंट्रोल करके रखना एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हम लोग सकते सर काम है। तो जरूर पड़ गया, अगर आप तो और भी जरूर पड़ गया सर। करप्शन बढ़ता है सर प्राइवेटाइजेशन से। सर मुक्ता निजी और लोक प्रशासन का अंतर ही जाएगा सर, मतलब निजी प्रशासन और लोक प्रशासन का जो अंतर है वो इस पॉइंट में जाना चाहिए। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर इसमें बता सकते हैं कि 1980 के दशक में जिस तरह निजी कंपनियां आई
तो इससे कंपनी तो आई, परंतु सरकार का जो भूमिका है उसमें परिवर्तन, मतलब सरकार की जो भूमिका है उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे ट्राई एग्जांपल के रूप में, जैसे ट्राई से दूरसंचार कंपनी आई, जियो आई, या तो पहले बीएसएनएल कंपनी भी थी, लेकिन अब सरकार जो है नियंत्रण के रूप में भूमिका करने लगे। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, जैसे बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई जो विमान के लिए है, लेकिन सरकार उसको रेगुलेट करती है, बस उसका रोल बदल गया है। सरकार पहले खुद चलाती थी, अब वो खुद उस पर नियंत्रण करती है। ये इसको दिखा सकते हैं। चलिए खैर, आप लोगों ने जो भी आंसर, हाँ कोई और कुछ बोल रहा है? सर कहीं ना कहीं जैसे कि भूमिका बड़ी है निजी संस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं उनको रेगुलेट करने के लिए प्रशासन का जो क्षेत्र है वो भी कहीं बड़ा है। चलिए, हो सकता है कि चप्पू की जगह चालक और खिलाड़ी की जगह एम्पायर की भूमिका को सरकार निभा रही है, जोड़ा जा सकता है। चलिए खैर ठीक है, जो भी आंसर होगा, लेकिन ये तय है कि फिर एकदम आंसर अलग होगा। जो अब तक हमने 2 प्रश्नों की बात किया, जो पॉइंट हमने किए, वो आप में से किसी ने भी इस आंसर में नहीं बताए। तो मतलब अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियां खुलना शुरू हो गई अब आपकी। अब सोच के देखिए कि 2 प्रश्नों के बाद ही अगर इतना चेंज दिख रहा है, तो अगर आप 100-200 प्रश्न कर लें तब क्या होगा। केवल कल्पना करके देखिए कि मैंने अभी केवल 2 प्रश्नों के आंसर आपको बताए, तो तीसरे प्रश्न का आंसर अभी सही बताया गलत, ये तो खैर अलग इशू है। गलत किसी ने नहीं बताया, लगभग सबने ठीक बताया। हाँ, लेकिन ये आप समझ गए कि अब तीसरे प्रश्न का आंसर अलग है, और पहले 2 की तुलना में थोड़ा सा अब आपका दिमाग भी चला। तो केवल 2 के बाद मतलब तुरंत देखिए आधा घंटे में चेंज दिख रहा है कि 2 प्रश्नों के अगर आंसर आपको बता दिए गए हैं, तो तीसरे प्रश्न में आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। तो अगर आपको 20 प्रश्नों के आंसर पता हो तब और बेहतर होगी स्थिति, स्वाभाविक सी बात है। और अगर 200 के पता हो तब कितनी बेहतर होगी स्थिति। तब आप समझ सकते हैं जो हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसका मतलब क्या है, या राइटिंग स्किल डेवलप करें, इसका महत्व कितना है। प्रश्न अभ्यास करें, और हमने कहा प्रीलिम्स में तो करते भी हैं शायद आप प्रश्न अभ्यास, लेकिन मेंस में नहीं करते हैं प्रश्न अभ्यास। मेंस में भी आपको प्रश्न अभ्यास करने की जरूरत है। तो बिल्कुल तीसरा प्रश्न जो है अभी आफ्टर एलपीजी की नीतियों के संदर्भ में लोक प्रशासन का महत्व हमें दिखाना है। अब वो ट्रेडिशनल बातें नहीं होंगी कि स्वतंत्रता के पहले की बातें कि नियाम की राज की, लोक कल्याणकारी राज की नीतियों का क्रियान्वयन। अब पिछले 20-30 साल में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल गई हैं दुनिया के विभिन्न देशों की, उसके बाद लोक प्रशासन का क्या महत्व है या क्या प्रासंगिकता है, उसकी चर्चा करनी है। एकदम डिफरेंट आंसर होगा। तो जितने प्रश्न हैं सब में उसी तरह से आप पाएंगे कि प्रश्न बदल रहा है तो उसकी डिमांड बदल रही है, और इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर भी बदलना है। टॉपिक एक ही है, लोक प्रशासन का महत्व, लेकिन आंसर बदलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी कला यही होती है सिविल सेवा परीक्षा में, जो मैं पिछले कई दिन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम हॉल के 3 घंटे में आपने क्या किया है, बस वही 3 घंटा डिसाइडिंग होता है कि आप पास होंगे या नहीं होंगे, या कितने नंबर मिलेंगे। 3 साल जो किया हो रूम पे या घर पे मतलब नहीं है, उस 3 घंटे में आपने क्या किया। तो उस 3 घंटे के लिए जितना आप पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे, बस संभावना रहेगी कि उस 3 घंटे में आप उतना बेहतर करके आएंगे। अब आप सोचें कि हम उस 3 घंटे ही सब कुछ करेंगे, तो अब आपके सामने है कि फिर आप क्या और कितना कर पाएंगे। तो छोटा सा एक उसका टेलर है।
तो बस पर्पज़ यही था आज की क्लास का कि आप इस बात को समझ पाएं कि वास्तव में राइटिंग स्किल का महत्व कितना और क्या है, कैसे आंसर लिखने होते हैं, कैसे हमें प्रश्न की डिमांड को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर होते हैं। तो समझ है हमें टॉपिक की, लेकिन अब उस समझ को जैसा प्रश्न है उसके अनुरूप प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ा काम होता है और ये आपके ऊपर होता है। हर आदमी, जितने लोग हैं यहाँ, सबकी अपनी अपनी एक प्रतिभा भगवान ने दी है या नहीं दी है, तो आपको वो अभ्यास से निखारनी है प्रतिभा, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग है। वहां हमारा रोल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां अब आपका रोल। और यही कारण है जो आपके मन में भी कई बार आता होगा कि अरे हमने भी वही नोट्स पढ़ा था, उसी टीचर से पढ़ा था, उसके इतने नंबर आए, हमें इतने क्यों नहीं आए। तो अब आप देख लीजिए कि क्यों ऐसा होगा। तो यहाँ टीचर या नोट से ज्यादा रोल अब आपका होगा, हर आदमी का अपना अपना होगा। यहाँ कुछ पास होंगे, कुछ पास नहीं होंगे, कुछ को ज्यादा आएंगे, कुछ को कम नंबर आएंगे। वो ना टीचर का दोष होगा, ना वो सब्जेक्ट का, वो सारा आपका है। हाँ, अभी अभ्यास करेंगे तो हम सिखा पाएंगे आपको कि भाई क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जब अभ्यास करेंगे तब, लेकिन वो करना तो पड़ेगा आपको ही। पहले आप करेंगे अभ्यास, हम उसके बाद ही कुछ उसमें कर पाएंगे, वो जब करें आप। तो आज की क्लास बस यहीं तक, यही पर्पस था कि थोड़ा सा यहाँ एक हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं लेखन शैली। सो अब तक हमने जितनी भी क्लास की हैं, 9 इंट्रोडक्टरी क्लास अब तक हम कर चुके हैं। बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से हमने एक एक चीज़ कोशिश करी आपको समझाने की, जितनी ज़रूरी बातें थी। जो शेड्यूल है, कल परसों ऑफ होगा, मंडे को हम लोग मिलेंगे और मंडे का टॉपिक होगा लोक प्रशासन का अर्थ। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का अर्थ। नोट्स पीडीएफ आपको पूरे हफ्ते का कल शाम तक या परसों मॉर्निंग तक व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा प्रभा पवेड लाइव के नाम से। उस ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया जाएगा। जो लोग ऐड अगर नहीं हो पा रहे हैं वो फिर कांटेक्ट करेंगे। प्रभा पवेड लाइव इस नाम से ग्रुप बनेगा, उसमें आप लोगों को ऐड करेंगे और फिर पीडीएफ नोट्स आपको उस पर वीकली मिलता रहेगा। सो पूरे अगले हफ्ते का जो नोट्स है वो, जैसा मैंने कहा कि कल शाम तक या परसों सुबह तक कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए, ताकि आप उसे पढ़ें। मंडे का टॉपिक होगा लोक प्रशासन का अर्थ। तो आज यहीं रोक रहे हैं। कोई कुछ पूछना बताना चाहता है तो पूछ सकता है।